बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज नारान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। जबकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान आज टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर के आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। इसके अलावा असद उमर साहब की ज़ेर सदारत भी NCOC का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें कोविड सूरत हाल का जायजा लिया गया, आइंदा की हिकमत अमली भी तय हुई। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि कौमी मामलात पर ऑपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय के लिए एक पेज पे आने के लिए हमें मिल बैठना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या एक मफाहमती फिजा हम पाकिस्तानी सियासत में देखेंगे? नहीं जी, तसादुम है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी। जो हमने असेंबलियों में देखा, बदकिस्मती से जो सूबाई असेंबलियों के अंदर जिस तरह के मनाजिर नज़र आए और जिस तरह के मनाजिर कौमी असेंबली में नज़र आए, बजट तो मंजूर हो जाएगा बआसानी जी, ठीक है। और बजट इसलिए मंजूर होगा कि रियासत के लिए ज़रूरी है कि बजट मंजूर हो और उसमें शोर शराबा इधर उधर सबका होता रहेगा, लेकिन ये कि वो कट मोशन इधर उधर करके बजट मंजूर हो जाएगा। बजट मंजूर हो जाएगा आसानी के साथ, उसमें किसी किस्म का कोई भी इख्तलाफ पैदा नहीं होगा। और ये बात पहले दिन से मेरे ख्याल से पहले कह चुके हैं। असल जो मामला है वो ये कि बजट के बाद जो है वो किस तरह से सफ़बंदियाँ होती हैं, किस तरह से क्या सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। इमरान खान साहब की बहुत से अपनी पार्टी के लोगों पर नज़र है, जो ज़ाहिर है कि जिनके बारे में ये कि शायद बजट के बाद इमरान खान उन पर हाथ डालें, शायद ना डालें। और अपोजिशन जमातें जो हैं वो उनका लाएमल भी बजट के बाद जो है वो सामने आएगा। बजट मंजूर हो जाएगा, बजट मंजूर करवाना शुरू नहीं है। सही, ठीक। इमरान खान साहब के लिए अपोजिशन कोई मसला नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब के लिए मसला उनकी अपनी जमात के अंदर से। और इमरान खान साहब जो है वो उनको मतलब वो ब्लैक मेलिंग और जो भी उनका है मामलात उनको तंग करते रहते हैं लोग, वो फिर उनसे निपटते हैं कभी, लेकिन वो अनईजी रहते हैं। उनके मिजाज के ये खिलाफ है वो, जो उनको जो भी कुछ करना पड़ता है। लेकिन बजट बहरहाल मंजूर हो जाएगा। अब इसमें दो तीन बातें जो हैं वो इसके साथ साथ अहम है। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, और उनकी तरफ से जो है वो अमेरिका की तरफ से या वेस्ट की तरफ से आप समझ लें कि वो एक इनडायरेक्ट जवाब भी आ गया, फेटअप की सूरत में भी और IMF की शराइत की सूरत में भी। उन्होंने होल्ड कर लिया अभी देखते हैं, क्योंकि आपकी IMF की शराइत जो है वो उनके साथ अगर वो लचक दिखाएंगे तो फिर उसके जवाब में कुछ होगा आने वाले दिनों में, वो मांगेंगे हाँ कुछ ना कुछ। आज वो देखा ना, वो दोबारा खबर चल पड़ी इसराइल की, वो काफ़ी दिनों पहले इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ था, वो खबर जो है वो चल पड़ी। जब मैंने कहा था ना कि इमरान खान साहब, इसमें क्लिप नहीं चलाना चाह रहा, पुराना अहबाब को याद होगा, मैंने कहा था इमरान खान साहब चेक करें। फिर खान साहब से मेरा रब्ता हुआ था, तो मैंने खान साहब से कहा था, इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात का अदारों का जिम्मा लगा। इमरान खान साहब को नहीं पता था। उन्होंने कहा ये तो ऐसी बात है, तो मैंने कहा जी आप उनकी जिम्मेदारी। फिर उन लोगों ने रब्ता किया, हसास अदारों के ऑफिसर्स ने मुझसे रब्ता किया। उनका डॉक्टर साहब क्या खबर है आपके पास? मैंने कहा जी मेरे पास तो ये खबर है, तो ये आप प्राइम मिनिस्टर साहब को जाकर बता दें बस। वो क्या खबर थी, क्या मैंने उनको कहा वो छोड़ दें। तो मैंने कहा जी ये खबर है, ये इस तरह से है, इस तरह से ये है। और उसमें ये नहीं कि जुल्फी बुखारी साहब को मैंने नाम लिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिया, लेकिन जो खबर जितनी थी वो उतनी मैंने बता दी। और फिर उसी चैनल के थ्रू वो खान साहब तक यकीन पहुंच गई होगी, क्योंकि खान साहब के कहने पे ही वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने ये बात की इसराइल वाली, तो क्या खबर है आपके पास? अच्छा, बड़े भोले लोग होते हैं, खबर सारी होती है उनके पास है। पूछता हमसे डॉक्टर साहब क्या हुआ, अच्छा ये क्या है, क्या हुआ था? मैं कहा जी ऐसे हुआ था सर। अच्छा, तो ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है जी। तो मैं बड़े अच्छे ऑफिसर थे, उनसे मैंने बात शेयर की बारात। तो अब देखते हैं कि इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो
उनकी क्या हिकमत अमली होती है। बजट मंजूर तो हो जाएगा आसानी, लेकिन बड़ी बदमजगी, अब देखो चारपाइयाँ आ रही हैं और ये गालम गलूस सिंध असेंबली। अच्छा, अब इसमें हरीम शाह साहबा की शादी हो गई, मुबारक हो उनको, और उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया। चले जी, अच्छा, यानी वो शादी अपनी करवा के और टिकटॉक बैन करवा गए। अच्छा, अब मसला ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर क्या मामला हो रहा है जी। अफगानिस्तान के अंदर ये मामला हो रहा है कि सदर, ये हालात बड़ी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो अशरफ गनी साहब हैं, वो उनको ये मशवरा दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, ठीक, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और हुकूमत को तहलील कर दें। ये उनको मशवरा वाशिंगटन में उनके कुछ दोस्तों ने दिए। एक नाकाम दौरा उन्होंने किया, ये बात तैयार है अमेरिका का, और ये नाकाम दौरा ये था कि नौकरी बचाओ। तो नौकरी तो उनकी वैसे भी नहीं बचनी, लेकिन मशवरा उनको ये दिया गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें और जो हुकूमत है उसको खुद तहलील कर दें। खाम एयर जो है, खाम एयर या काम एयर, उसको मैं अगर सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, उनकी अफगान एयरलाइंस है बड़ी ज़बरदस्त। उसका जो फ़ी घंटा किराया है वो है $26,000। अच्छा, उस $26,000 फी घंटा, $26,000 फी घंटा अशरफ गनी साहब अपने साथ अपने अहले खाना और 51 लोगों के वफ्द के साथ वाशिंगटन गए थे। 51, और उनमें से सिर्फ दो को तस्वीर उतरी, दो की जो है वो अब्दुल्ला साहब की और अशरफ गनी साहब की, जनरल ऑस्टिन के साथ और लॉयड के साथ और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ। और बाकी जो लोग थे 51 का डेलीगेशन, फैमिली अलग थी 51, और इनके होटल्स के बिल्स जो है वो अमेरिकन ने दिए। और इनके जो वजीर खारजा हैं उनको कोविड पॉजिटिव निकलाया। ये भी बड़ी अजीब कहानी है। ठीक है, वजीर खारजा जो थे वो जो अभी तब्दील हुए थे, इन्होंने कोई इधर किया, इसको दाखिला किया, दाखिला से खारजा किया, खारजा से उधर किया, वो वहाँ जाके चेक हुआ तो कोविड उसको कहीं कोने खुदरे में डालकर उन्होंने जहाज में ही वापस भेज दिया। अब मसला ये है कि इनको इनके दोस्तों ने सजेस्ट किया कि आप हुकूमत तोड़ दें और इस्तीफा दे दें। और इनके बहुत बड़ी तादाद में जो जनरल्स हैं और इनके जो वॉरलॉर्ड्स हैं और वो लोग जिन्होंने पैसा खाया और लूटा है पिछले 20 सालों के दौरान, अमेरिका ने बहुत पैसा दिया इनको, और वो पैसा जो है वो सारा का सारा वो इसलिए दिया कि जी आप यहाँ पे अफगान आर्मी बनाएंगे और यहाँ पे ट्रेन होंगी, और आखिर में हालात ये हैं कि एक गोली फायर के बगैर ही सरेंडर हो रहा है पूरा अफगानिस्तान। अमेरिकन ठीक कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। और ये अपने ख़ानदान के साथ इनके कई लोग, फौज के, ब्यूरोक्रेसी के, वॉरलॉर्ड्स, फैमिली जो उनकी पहली बाहर है, बाकी जो है वो भी अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, वो अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से रवाना हो रहे हैं परमानेंटली, और पीछे अपनी कौम को एक खाना जंगी की तरफ धकेल के ये भाग रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, चले जाएं। और अशरफ गनी जो है वो हुकूमत, उनके ऊपर ये है कि आप हुकूमत डिसॉल्व कर दें और हुकूमत को डिसॉल्व करने के बाद आप भी बाहर चले जाएं। जी, फॉर्मूला क्या है? आप बाहर चले जाएं, जान बचा के अपनी बाहर चले जाएं, वरना नजीबुल्लाह मतलब अमेरिकन ने कहा है कि आपको हम फौजें निकालेंगे यहाँ से, हम फौजें निकालेंगे यहाँ से, हम यहाँ कोई किसी किस्म के मूड में नहीं है। आप मुझे अंदाजा लगाएं ना कि $26,000, ये कितने घंटे की फ्लाइट होगी? 15-16 घंटे की फ्लाइट तो होगी। $26,000 फी घंटे की के ऊपर आप जहाज को लेते हैं और 1.5 दिन वहाँ जहाज खड़ा रहता है। 51 लोग जाते हैं, उसमें से 3 को 4 को अंदर जाने की इजाज़त मिलती है, एक कोविड निकल आता है, बाकी घूमते रहते हैं, ना कोई NSA, ना कोई फलाना, ना ढिमाकना, सारे वापस आ जाते हैं यहाँ पे। और फार्मूला क्या लेके गए, करना क्या है आप इशू बताएं। मतलब क्या उनसे ये कहने गए थे कि जी फौजी ना निकालें? देखो, फौजी ना हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, और आपको जो इतने से पाला पोसा है वो पैसे वैसे अब हम नहीं देंगे, क्योंकि आपने ग्राउंड पे कुछ नहीं, मतलब क्या किया आपने?
अगर आपकी फौज ही सरेंडर करती जा रही है और करप्शन, और आपके ख्याल से अमेरिकन को नहीं पता कि इनका सारा पैसा बाहर है, ठीक है। तो अशरफ गनी साहब यहां से इस्तीफा देके भागने के चक्करों में, एक बात। दूसरी बात कि अगर ऐसी सूरत डेवलप होती है तो हुकूमत क्या कोलैप्स होगी, हुकूमत एक सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। हुकूमत तो कोलैप्स ही है, एक पूरा स्ट्रक्चरल कोलैप्स अफगानिस्तान स्ट्रक्चरल कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और उसमें बाकी तो हमने बात कर ली कि ऑस्ट्रेलिया की ट्रूप्स चली गई, नीदरलैंड की चली गई, अमेरिका जो है वो अपनी मुख्तलिफ बेसिस, एक बगराम शायद उसकी वो ना छोड़ें, मेरा अंदाजा है कि बगराम को नहीं छोड़ेंगे, सही। और बाकी प्रेजेंस भी वो रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बगराम, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और बगराम जो है वो बेसिस की जरूरत है। तो जहां पर बेस मिल गई तो फिर, और सेंट्रल एशिया पूरा, और तो बगराम रखेंगे। लेकिन 2 कॉन्सुलेट्स बंद हुए हैं, एक जलालाबाद और एक हरात, और ये बंद किए गए हैं, ये इंडिया के, भारत के, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी कौन लेगा। फिर भारत ने अपना राब्ता बेहतर करने की कोशिश की तालिबान से, जो खबरें आई थी, और खबरें गलत नहीं थी, खबरें दुरुस्त थी। इनका जो कतर के अंदर जो कुछ तालिबान की शख्सियात हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम भारत के साथ भी बात कर लें, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर तालिबान हैं वो भारत की प्रेजेंस नहीं चाहते। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान की भी प्रेजेंस नहीं चाहते बहुत से ग्रुप्स, मतलब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और मतलब कई, मतलब मैंने कहा ना बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे खेल में। लेकिन अफगानिस्तान का सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है। अच्छा, और अशरफ अब यानी आप ये देखें कि इन हालात में भी वो जाके वहां पे उनकी तस्वीरें हंस रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और उनके होटलों में ठहर रहे हैं अमेरिका के, मतलब बिल्कुल कोई लिहाज नहीं कि यार वो कह रहे हैं कि भाई आपने अफगानिस्तान में, और पीछे खबर आ रही है कि जी वो इतने डिस्ट्रिक्ट्स हाथ से निकल गए और इतने ये हो गया और वो हो गया, और वहां जाके आप 51 लोगों के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग। अच्छा, अब ये तो हो गई यहाँ की बात। 50,000 जनाब फौजी मजीद इन्होंने कहा है कि 50,000 हम मशरकी लद्दाख में भेज रहे हैं, इंडिया के चाइना के बॉर्डर पे। अच्छा। और ये राजनाथ जो है जब वो गए वजीर दिफा वहां पे, उनके साथ जनरल नरावे, तो उन्होंने जाके वहां पे ऐलान किया कि 50,000 फौज हम मजीद भेज रहे हैं, और हम लेटेस्ट टैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और ब्रिज और ये और वो और सारा हम वहाँ पे पूरा, और केरोसिन ऑयल 1 लाख किलो टन शायद या उससे भी ज़्यादा, राशन, और पूरा सर्दियों के लिए पूरी जंग की तैयारी है, बड़ी जंग की तैयारी चाइना के साथ। चाइना का उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया। 3 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी, एक राब्ता हुआ था, और ये प्लान था कि शायद दोबारा फौजी लेवल पे बात होगी, लेकिन आज जो इन्होंने ऐलान कर दिया मूवमेंट्स का, उससे में है इंडिया, वो नाराज हैं, कुछ कर नहीं पा रहा डॉक्टर साहब, कुछ गुस्से में, हाँ कुछ गुस्से में लग रहे हैं राजनाथ जी और बाकी लोग। 50,000 फौजी तो कहाँ से, उन्होंने कहा ये कोर, स्ट्राइक कोर जो 14 कोर है, इसमें एक डिवीजन इधर से इधर आ जाएगी, इधर से उधर मूव हो जाएगी, वो नॉर्दर्न साइड पे जो है वो उधर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लंबा चौड़ा है कहाँ कर आके। लेकिन वो उसमें जो असल बात ये है कि वो चाइना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं चूंकि मैंने बात की ना कि ये कोविड पॉजिटिव, तो मैं एक बात यहाँ पे और बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि कोविड के हवाले से थोड़ा सा जो मैं 2-4 मिनट बात करूँगा इस पर ज़रा तवज्जो दें। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है कि कोविड पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया को, अगर हम पूरी दुनिया का ग्राफ आज का देखें ना तो कोविड कम हो रहा है, लेकिन कोविड के केसेस जो है ये कोविड का ग्राफ नीचे जा रहा है पूरी दुनिया का। तो दिखाएंगे कोविड का जो ग्राफ है ये पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है। पाकिस्तान में आज फरवरी के मेरे ख्याल से 12 या 13 तारीख के बाद शायद सबसे कम आज अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं 20। 16 थी से पहले आज 20 अमवात हुई हैं और केसेस भी कम हुए हैं और सारा कुछ जो है वो ये पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन बांग्लादेश जो है अगर उसको हम देखें तो बांग्लादेश में अचानक
ग्राफ ऊपर चला गया है, अचानक ग्राफ ऊपर गया है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के अंदर ये सूरत पैदा हुई है कि उन्होंने 7 दिन के लिए पूरा बांग्लादेश बंद कर दिया आज सुबह से। अच्छा, बांग्लादेश बंद करने का मतलब यह है कि कोई शख्स अपने घर से 7 दिन के लिए नहीं निकल सकता। ठीक है, ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए, नहीं, 7 दिन के लिए। तमाम दफातर, तमाम बॉर्डर्स, तमाम स्कूल, तमाम कारोबार और तमाम लोग घरों पे रहेंगे 7 दिन तक। ठीक है, सिर्फ इमरजेंसी में घर से निकलेंगे और लाइनें लगी हुई हैं, सड़कें बंद हैं, रोड्स। एक जाहिर है कि गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा काम करने वाले। अचानक उन्होंने पूरा बांग्लादेश बंद कर दिया क्योंकि डेल्टा, एक तो डेल्टा वायरस था जो इंडिया से आया था, या कैंट वायरस म्यूटेटेड, फिर वो डेल्टा प्लस हो गया था। ये भी हमने बात की थी। अच्छा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, उसको मैं चाह रहा हूं कि उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें, और वो ये कि जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का जो लेटेस्ट पेपर है, बहुत से लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं, तो ये बात इस वक्त यहां आना जरूरी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ये नहीं, 79% जो केसेस हैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का ये कहना है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट 79% ज्यादा तेजी के साथ फैलता है, डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, यानी उसकी जो फैलने की शरह है वो 79% ज्यादा है। यानी आम वायरस, जो पहले वायरस आया था इसका कोविड, और जो डेल्टा वेरिएंट वायरस है म्यूटेटेड फॉर्म में, वो 79% ज्यादा फैल। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, कम हो रहा है, फैल ज्यादा रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को ही मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, और मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि ये काफी हैरानकुन फाइंडिंग्स हैं। अब चूंकि डेल्टा प्लस के केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो गए हैं, तो यहां पे ये बताना जरूरी है कि इसकी जो अलामात हैं वो तब्दील हो गई हैं। हम यहां डिस्कस करते रहे पहले कि जी कोविड की जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स कोविड के ये हैं कि जी आपको छींकें आएंगी, आपके गले में तकलीफ होगी, ऐसे ही है ना, आपको खांसी हो सकती है, आपको आंखें जो हैं वो पिंक हो सकती हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी सारी अलामात चेंज हो गई हैं इसके वेरिएंट की। और ये बात सबसे अहम ये है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे आपको वैक्सीन मिल चुकी हैं, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, चाहे वो आपको फाइजर हो, चाहे वो साइनोफार्म हो, चाहे वो कोई भी हो, और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भी आपको कोविड हो सकता है, ये हम जानते हैं। कोविड वैक्सीनेशन आपको सिर्फ रोकती है कि मिसाल के तौर पे 2 लोग हैं और दोनों, एक को वैक्सीन मिली हुई है और एक को वैक्सीन नहीं मिली हुई, तो ये देखें ना 79%। ठीक है, यानी 79% तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट। ये जो मैंने यहाँ पे कोट कर दिया, यहाँ पे ये पेपर जो है ये 21 जून को है, लेकिन 26 जून को ये पब्लिश हुआ है। अच्छा, एनीवे इसकी पब्लिशिंग डेट जो है वो 26 है, अगर आप वेब पे जाके देखेंगे तो। अच्छा, अब इस पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो ये है कि वैक्सीन, लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीन लग गई तो हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। वैक्सीन होने के बाद एक शख्स को वैक्सीन लगी हुई है और एक को वैक्सीन नहीं लगी हुई, दोनों को कोविड हो सकता है अगर दोनों ने एहतियात नहीं की। फर्क सिर्फ ये होगा कि वैक्सीन अगर लगी है तो आपके खुदा न खास्ता यानी उसमें यानी आईसीयू में या हॉस्पिटल में जाने के या संगीन होने के खतरात कम हो जाएंगे, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होगी। बीमारी आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियात करनी है, यानी कि आपको कोविड हो सकता है, यानी कोविड हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो एक और है, वो ये है कि इसकी अलामत चेंज हो गई हैं। अब जो वायरस आ गया पूरी दुनिया में, जो कि 90% वायरस है, अब यानी आपको जितने भी लोग हैं उनको डेल्टा या डेल्टा प्लस ही है। ठीक है, पूरी दुनिया में। अब वो पुराना वाला जो पहला वायरस था वो अब नहीं है, तो जो दूसरा जो अब वेरिएंट आ गया है उसके सिम्टम्स चेंज हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, वो स्लाइड अगर दोबारा दिखाएं, अगर दोनों डोजेज आपको मिल गई हैं किसी शख्स को वैक्सीन की किसी भी वैक्सीन की, सही, और उस वैक्सीन के बाद उसमें जो सबसे पहली अलामत है वो हेडेक है। सर का दर्द पहले नहीं था। ठीक है, पहले सर का दर्द नहीं था, पहले जो है वो अच्छा, इसी तरह से रनी नोज, नाक बह रही है,
स्नीजिंग, ठीक है, छींकें, गला खराब, अदर्स। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि लॉस ऑफ स्मेल या सांस में तकलीफ, मतलब जो स्मेल का गायब होना है, वो जो है वो 11वें नंबर पे चला गया है। और जो सांस का प्रॉब्लम है वो 29वें नंबर पे चला गया है, 29th। ठीक, सांस की तकलीफ ही नहीं है, ठीक है, अब 29 नंबर पे। और बुखार 12वें नंबर पे चला गया है। अच्छा। और सबसे ऊपर चीज क्या आ गई है? हेडेक, सर दर्द। सर दर्द, नाक बह रही है, गला खराब है, ठीक है, ये वैक्सीन लगने के बाद क्या अलामत है? वैक्सीन लगने के बाद अगर कोविड हो गया तो ये अलामत होगी। तो अगर सर में शदीद दर्द शुरू हो जाए, नाक बह रही हो, ये सारा कुछ हो, लेकिन वैक्सीन लगी हो तो अपने आप को आइसोलेट करके टेस्ट करवाएं फौरन। सही, ठीक। अगर एक डोज लगी है तो क्या होगा? अगर किसी भी वैक्सीन की एक डोज लगी है तो सिम्टम्स क्या होंगे? उसका भी डेटा आ गया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का, और उसमें यह है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 इफ यू आर अनवैक्सीनेटेड, नहीं, अनवैक्सीनेटेड से पहले 1 डोज, सॉरी, फिर हेडेक। अगर एक डोज लगी है और वैक्सीन आपको कोविड हो जाए किसी को एक डोज लगने के बाद, तो भी पहली जो अलामत है वो है हेडेक। ठीक है, पहले हेडेक नहीं था, सर्द, मैंने आपसे कहा ना, सर दर्द पहले अलामत में नहीं था। बिल्कुल। अब सर दर्द, रनी नोज, सोर थ्रोट, स्नीजिंग और कफ, मुसलसल खांसी, ये ऊपर आ गए हैं। बुखार नहीं है इसमें, जो है वो देखें एग्जैक्टली बॉडी में दर्द, वो सब नीचे चला गया, ये ऊपर आ गए। अगर बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगी, अगर किसी को वैक्सीन लगी नहीं है और कोविड हो जाए, आज से 1 साल पहले वैक्सीन नहीं थी ना, लोगों को वैक्सीन किसी को भी नहीं लगी हुई थी। अब अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी और उसे कोविड हो जाए तो क्या अलामत होंगी वो देख लीजिए। हेडेक, ठीक, अलामत तब्दील हो गई। जो मैं बात कह रहा हूं वो ये है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस की अलामत तब्दील हो गई हैं। जी, ये सही है। सबसे ज्यादा हेडेक है, फिर सोर थ्रोट है, फिर रनी नोज है, फिर फीवर है, फिर परसिस्टेंट कफ है। जी, ये नहीं कि जी जिस्म टूट रहा था। और जो पहली वाली अलामत थी, जो 1 साल पहले जब ओरिजिनल वायरस आया था म्यूटेट होने से पहले। तो ठीक है, तो वैक्सीनेशन के बाद पूरी दुनिया में कोविड नीचे गया है, कोविड की शरह नीचे गई है, लेकिन फैल तेजी से, खतरनाक ज्यादा है कम लेकिन है खतरनाक। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बहुत सारे कॉकरोच घूम रहे हो तो बहुत सारे, लेकिन एक बिच्छू आ जाए तो ज्यादा खतरनाक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि वो जो है वो है खतरनाक ज्यादा, कम लेकिन ज्यादा खतरनाक, ज्यादा फैल रहा है। 1 से 3 को फैलता था, ये 1 से 8 को फैल रहा है, या 1 से 10 को फैल रहा है, 1 से 10 को लग रहा है शुरू में ही। ठीक है, तो तेजी से फैल रहा है। इसका चौथा दिन वही बिल्कुल वैक्सीन, वही आइसोलेशन, वही सब कुछ, वही मास्क, वही सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल वही करना है सिर्फ ये। और वैक्सीन लगाने से, अब आप कहेंगे कि वैक्सीन लग गई तो फिर भी हो रहा है, तो ये तो पहले ही तय था कि वैक्सीन जो है वो 100% आपको या किसी शख्स को बचाएगा नहीं। वैक्सीन आप उसकी शिद्दत में कमी ले आएगी और आप फिर एहतियात करते रहें। ठीक है, और अगर आप वैक्सीन लगा के फिर वही जाके 50 लाख लोगों के दरमियान कबड्डी खेलने बैठ गए और फिर कहेंगे मुझे कोविड हो गया, तो भाई ये कोई बात ना हुई। यानी कि आपको बचा नहीं सकता, लेकिन नहीं, वैक्सीनेट होने के बाद आपने मुकम्मल एहतियात करनी है, क्योंकि एक वायरस का मरीज है या 10 हैं या 50 हैं या 100 हैं, तो इसके पास वायरस मौजूद है। सही, ठीक, बिल्कुल जो आज इनकी तरफ से ऐलान हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसको वो बिल्कुल आपने उसी तरह से कि जी आपने वो बिल्कुल जो उनकी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ कंसर्न एक है इसमें कि भारत के दूसरे बॉर्डर बांग्लादेश के ऊपर, देखिए बांग्लादेश की जो खबरें आ रही हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि अगर आप उनकी वहाँ के आज के न्यूज़पेपर हम कोई भी दिखा दें एक उनका, तो वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो है वो तो टोटल तकरीबन शटडाउन है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, ले लेते हैं। तो अब मसला ये कि अब देखिए ना, ये 1000 स्टैंडर्ड इन बांग्लादेश बिफोर स्वीपिंग कोविड लॉकडाउन, 168 मिलियन की पॉपुलेशन है, विल बी कन्फाइंड टू देयर होम बाय थर्सडे एट पार्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। ये इनको जुमेरात तक अपने घर पे बंद कर दिया गया। सही, डॉक्टर साहब एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं, वापस अब वक्फा लीजिए तो उसके बाद जरा बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत। बेहतर नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बांग्लादेश की सूरत हाल पर आप बात कर रहे थे, खित्ते के मामलात पर और अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद की सूरत हाल, लेकिन पहले कोविड पर बात कर लीजिएगा। देखिए, मैं जो बात कह रहा था वो सिर्फ ये है कि वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन इलाज नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ वैक्सीन का मुख्तलिफ एफिकेसी है। ऐसे ही होता है ना, जैसे हम जाते हैं कोई कहते हैं जी फलाना एंटीबायोटिक जो है आम होता है, इसे एंटीबायोटिक का ज़्यादा असर होगा, इसके साथ कम होगा, ये ज़्यादा बेहतर है दवाई, ये ज़्यादा आम सी बात है। तीसरी बात है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर कि एस्ट्राजेनेका से ये हो सकता है तो फाइजर से ये हो सकता है। हर दवाई से कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट, अगर आप उसका खोल के उसके पढ़े अंदर जो लिखा होता है तो उसमें लिखा होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बावजूद आप दवाई लेते हैं, वो आपको वार्न करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन और उसके बड़े एक्सट्रीम होते हैं। अगर आप कभी सिर्फ पेनाडोल या कोई ब्लड प्रेशर की दवाई जो आम लोग खाते हैं उसको वो पढ़ लें, उसकी डब्बी में जो हर रोज खा रहे होते हैं तो परेशान हो जाएं कि उसे इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन वो होती हैं, कम लोगों में होती हैं, लेकिन होती हैं, वो वार्न जरूर करते हैं आपको ये साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ज्यादा दवाई खा लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स होंगे, ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा। तो कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं होती, बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन वो वार्न जरूर करते हैं। यहां पर चूंकि वो साथ उसके वो नहीं आ रहा लिखा हुआ, और अगर आ रहा होता तो इस तरह खबर ना फैलती। कम लोगों में, बहुत कम लोगों में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं इस वैक्सीन के, सारी वैक्सीन की जो बात हो रही है उसको खाने से ये हो गया, वो हर दवाई को करने से हो जाता है। अगर आप उसके, मैंने कहा ना, वो पढ़ के डब्बी खोल के तो वैक्सीन लगवाएं, मतलब उसे घबराएं नहीं कि ओह ये हो गया था। और दूसरी बात यह कि वैक्सीन इलाज नहीं है, ये बिल्कुल देखिए कुछ बीमारियों का इलाज नहीं, कुछ चीजों का इलाज नहीं होता। मैं पहले ही कहा, जैसे डायबिटीज। अब डायबिटीज में आप कहेंगे जी मैंने तो इंसुलिन लगवा ली और उसके बाद मैंने पूरा 1 किलो मिठाई खा ली, तो फजूल बात होगी ना बिल्कुल। इसी तरह से अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो एहतियात साथ करनी है। मुझे ब्लड प्रेशर है, मैंने दवाई खा ली, अब मैं उसके बाद एक पूरा डब्बा नमक का खाऊंगा चमची से, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपने वो एहतियात करनी है और साथ आपने वो वैक्सीन इलाज नहीं है, वैक्सीन आपको सिर्फ बचाएगा। ठीक है, जैसे आपको इंसुलिन कह रही है कि जी कंट्रोल में रहे चीज, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई आप ले रहे हैं तो वो इलाज तो नहीं हो रहा ना, वो तो मौजूद है अपनी जगह बीमारियां, आप कंट्रोल कर रहे हैं। एक बात ये हो गई। ये जो इन्होंने फौज ले जाके खड़ी कर दी है लद्दाख पे बहुत ज्यादा ऐलान कर दी है। मुझे नहीं पता इतनी फौज है जी, ये कैसे उसको भेजेंगे, कैसे वहां पे जाएगी फौज, क्या करेंगे, इसको किसी ने दुनिया में इसको स्टोरी को उठाया ही नहीं, किसी ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दी, चाइना समेत। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं और 100 साल की तकारीब के मौके पे आज उनकी शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन की बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है। अच्छा। और उनकी गुफ्तगू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस मरहले पे 2-3 बातों का इयादा किया। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि आप याद करें आपके जो चेयरमैन माओ थे, वो हमारे यहाँ कम्युनिज्म आया, जब लेनिन आए तो उनसे मुतासर थे। तो आगे फिर उन्होंने जवाब में भी वही बात की कि बिल्कुल जी, हमारी जो बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी है वो स्टार्ट तो रशिया से ही, उसकी रूट्स तो वहीं से निकलती हैं। तो वो इयादा हुआ पुराने पूरे सिस्टम का, लेनिन के दौर से लेके चेयरमैन माओ और उसके बाद के सारे अदवार का वो पूरा दौरा हुआ। उसको जो है प्रेसिडेंट पुतिन, उसको चाइना, उसको रशिया अब किस तरह रिपोर्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन रशिया चाइना प्लेज स्टेबलाइजिंग रोल इन ग्लोबल अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है गुफ्तगू, ठीक है, क्योंकि तास एजेंसी जो कह रही है ग्लोबल अफेयर्स के अंदर स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करेंगे रशिया और चाइना, तो इसमें अफगानिस्तान भी डिस्कस हुआ है। ठीक है, ग्लोबल, ठीक है, दुनिया के अंदर सुकून के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए रूस और चीन, तो इसमें अफगानिस्तान का जिक्र खैर भी आया है कि हम अफगानिस्तान के अंदर भी स्टेबलाइजिंग रोल जो है वो प्ले। इसी को ग्लोबल टाइम, ये तो हो गई ना अब रशिया की प्रेस रिलीज। अब चाइना की देख लें आप। चाइना रशिया एग्रीज टू एक्सटेंड गुड नेबर्स ट्रीटी एज पुतिन कांग्रेचुलेट्स सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ऑन सेंटर इन फोन कॉल विद शी।
अच्छा, और उसके साथ ही ये जनाब अब यहां पे इन्होंने एक दूसरे को इस मरले पे इन्होंने ना इंडिया का जिक्र किया कुछ। दो इरिटेंट्स, दो ऐसी चीजें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। ये दो चीजों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है इस वक्त पुतिन और शी को, प्रीमियर शी को। उनको तो ये कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि 50,000 फौजी खड़े कर रहे हैं और ये करेंगे और वो करेंगे। चुप, वो उधर तकारीब जारी हैं। तियानमेन स्क्वायर जो 23 जून से बंद है, 2 जुलाई को खुलेगा। वहां पे तकरीब होगी, वहां पे नुमाइश, म्यूजियम, चाइना के सारे सूबों में इधर उधर वो तकरीब 100 साल मना रही है कम्युनिस्ट पार्टी। इस मौके पे वो बहुत कुछ वो और भी डिस्प्ले करेंगे, अपने वेपन्स, अपनी साइबर, अपना ये, और बहुत हर जगह हर सतह पे कल्चर, पूरा हिस्ट्री कैसे रही है कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साल तकरीब शुरू हो गई। दूसरा यह है कि जो ब्लैक सी है, बहर अस्वद, वहां पे सी ब्रीज मशकें अमेरिका। कौन सा ब्लैक सी? वो बहर अस्वद जहां पे फायर किया था रशिया ने कि यूक्रेन पे तुम क्रीमिया के पास आ गए हो, तो वहां पे कुछ 23 मुल्कों के साथ अमेरिका 1976 से एक्सरसाइजेस करता है। वो इस साल दोबारा कर रहा है, पावर शो। उसके ऊपर जनाब रशिया की तरफ से आया कि रशिया एक्सपेक्ट्स यूएस टू शो ट्रांसपेरेंसी इन ट्रूप पुल आउट फ्रॉम यूक्रेन ड्रिल। अब उसमें बहरी जहाज भी हैं, यूके के भी हैं और बहुत सारे ममालिक के हैं। भाई यहां पर जब हुआ था हमारी बहरी मशकें हुई थी, जिनको हमने अमन मशकों का नाम दिया था, उसमें नेटो भी था, अमेरिका भी था, चाइना भी था, तुर्की भी था, भारत के अलावा सारे मुल्क आए हुए थे। तो इस तरह की जो अमन मशकें होती हैं, इनमें पाकिस्तान भी होगा, कई अरब ममालिक होंगे, इंडिया शायद हो, इसराइल भी हो, कई बेशुमार मुल्क होंगे, वो सारे जाते हैं और एक्सरसाइजेज होती हैं पूरी दुनिया में। अब लेकिन इशू ये है कि वो ये कह रहे हैं, रशियंस कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना, ये पानियों की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे डर इस बात है कि यहां कोई शरारत ना करें, क्योंकि होंगे बहुत सारे मुल्क, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शरारत होगी और बाकी मुल्क उसको इनकरेज करेंगे, ऐसा नहीं। तो सारे मुल्कों को अंदाजा है इस बात का कि ये सूरत हाल जो है ये मतलब टेंस है। यहां थोड़े दिन पहले फायर खोला है या बम गिराया है रशिया ने यूक्रेन में, तो यहां पे बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। चाइना ने एक बयान दिया है और उन्होंने सिंपली इतना सा इंडिया को कहा है कि आप थोड़ा सा इंडिया, मैंने कहा ना कि कुछ डिस्टर्ब है। एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर देखें कॉन्सुलेट्स का बंद होना, 2 कॉन्सुलेट्स का बंद होना। अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, पैसों की इन्वेस्टमेंट भी है। उनका सलमा डैम बना है, उनके वहां पे जो एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पूरा का पूरा एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का प्लान था, वो सारे मामला थे। वो सारे के सारे जो हैं, अमेरिका उनसे कह रहे हैं कि लुक ईस्ट, मतलब लुक वेस्ट में। अब आप लुक वेस्ट में तो कैसे क्या करेंगे? तालिबान से बात करने की कोशिश की, वो बात बनी नहीं। कतर में कुछ शख्सियात हैं, वो बात करना, वो मतलब नहीं, वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कैसे? और हुकूमत भी नहीं बन रही, इससे वनी रिजाइन कर जाते हैं, तो धड़न तख्ता हो रहा है सारा गवर्नमेंट का। तालिबान उसके बाद मेरी अपनी फीलिंग है कि शायद अशरफ गनी के रिजाइन के अंदर एक तो उनकी हुकूमत के लोग भी मौजूद हैं और वो फिर उस तरफ ले जाएंगे जहां जो ब्लिंकन फार्मूला है कि एक केयर टेकर टाइप चीज बन जाए, जिसमें क्या मानेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स? नहीं, उसमें नहीं मान जाएंगे ना। उसमें अशरफ गनी के अलावा पहले भी सारे थे। भाई ये है ब्लिंकन फार्मूला ही। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, जमहूरी हुकूमत ही बनेगी, आगे आईन ही बनेगा। आप ब्लिंकन फार्मूले पे चले जाए ना, तो उसमें ये था ना कि अशरफ गनी हट जाए और एक केयर टेकर कैबिनेट बन जाए। तो यही फार्मूला, उसी तरफ जा रहे हैं हालात कि अशरफ गनी साहब हट जाएं, एक केयर टेकर बन जाए, उस केयर टेकर में सारे स्टेक होल्डर्स हों, वो सारे बैठ के एग्री कर जाए, तालिबान भी हो, बाकी भी हो। ईरान की तरफ से आज पहले स्टेटमेंट आया है, जो उनके नए सदर आए इब्राहिम रईसी, उनकी तरफ से पहले स्टेटमेंट आया है। उनका स्टेटमेंट यह है कि तमाम अफगानिस्तान तालिबान के हवाले नहीं हो सकता, लेकिन तालिबान एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। यानी ये वो बात है जो सारी दुनिया कह रही है बात कि तालिबान, ये नहीं कि तालिबान के हवाले हो जाए, आप सारे के सारे तालिबान भी इसी बात पे मान गए थे। तो वो फॉर्मूला वही है जो अमेरिका का ही है। और लेकिन अब ये कि आखिरी कोशिश उन्होंने की, देखें तेहरान टाइम्स खबर दे रहा है, ईरान से तालिबान डजंट रिप्रेजेंट एंटायर अफगानिस्तान बट शुड बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यही ब्लिंकन फॉर्मूला, यही पाकिस्तान फॉर्मूला, यही पूरी दुनिया का फॉर्मूला है कि भाई बैठ के बात करो सारे के सारे। अच्छा, और 5 तारीख को प्रेसिडेंट रईसी जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ठीक।
अच्छा, तो अब बात ये सारी कि लेकिन इस दौरान एक बदमज़गी पैदा हुई है मशरिक़ वस्ता में, और बड़ी बड़ी सख्त बदमज़गी पैदा हुई। वो ये कि आज अभी थोड़ी देर के बाद इसराइल के जो नए सदर हैं उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन से, पहली मुलाकात हो रही है। वो ज़ाहिर अभी आए हैं तो मिलने जा रहे हैं वो, लेकिन उससे 24 घंटे पहले ये हुआ है कि इराक में अमेरिकन ने इराक और सीरिया के बॉर्डर पे बॉम्बिंग हुई है, और बॉम्बिंग वहां पर हुई है जहां पर वो कहते हैं कि जी यहाँ पे खातिब हिजबुल्लाह जो कि इराक के अंदर मौजूद है, शाम के अंदर मौजूद, उनका अंबार के अंदर, अंबार सूबे के अंदर उनका हेडक्वार्टर है, तो उनके ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 5 लोगों की तस्वीर जारी की हैं जो कि उसमें जहां वकू हैं। अच्छा, ये लेकिन इसको लोग लिंक कर रहे हैं कि जी ये जो है ये इसराइल के सदर के दौरे से पहले क्यों हुआ है, और अब ये दूसरी बार है जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हुक्म दिया है कि बॉम्बिंग कहीं की जाए दुनिया में कहीं पर भी। तो ये बॉम्बिंग हुई है इराक और शाम में, और उन मलेशियास के ऊपर हुई है जिनको ईरान की सपोर्ट हासिल है। अच्छा, अब इसमें यहां पर आके अब ईरान एक खास ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा है कि ईरान को, ये तो ठीक है कि उनका मुआहिदा यूरोप के साथ जौहरी मुआहिदा है, तो ईरान की तरफ से कुछ होना है, यानी उनका कोई रिएक्शन आना जरूरी, कोई रिएक्शन जो मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई धमाका करेंगे, वो कुछ बम करेंगे, नहीं, वो किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई बात ऐसी कहेंगे, कुछ कोई ना, क्योंकि देखिए ना हमास की विक्ट्री के बाद हिजबुल्लाह को वो ऑयल भेज रहे हैं, यहाँ पे उनकी पाबंदियां हट रही हैं, तो ईरान मैंने कहा था ना वाइल्ड कार्ड है, ईरान का इंतजार हो रहा है कि ईरान आगे क्या रिएक्शन, क्या ईरान की तरफ से क्या सॉल्यूशन आता है। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इंडिया, ईरान अभी तक जो है जरा वो मौक़िफ़ ईरान की तरफ से जरा खामोश। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, वापस आके डॉक्टर साहब आज टॉक शुरू हो गई मिस्र में हमास और इसराइल की। ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें तमाम तर जिम्मेदारियां आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मरीम नवाज साहब को सौंपने का फैसला हुआ। पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा खित्ते के वाकयात करेंगे। अफगानिस्तान के जो बिगड़ते हुए हालात हैं, और जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं कोई अड्डे नहीं दूंगा, और एक डेडलॉक पैदा हुआ है और अफगानिस्तान के हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। ये जो कशीदा होते हालात हैं पूरे खित्ते के, इसमें वो लफ्ज़ जो मैं बहुत साल पहले मैंने अदा किया था, आज मैं दोबारा अदा कर रहा हूँ, और एक कोई ब्लैक स्वान हो सकता है, ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, ऐसा कोई वाकया जिसके इम्कानात कम हो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसके असरात बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कुव्वतों का ये जो जगह है, ये जो इलाका है, ये उनके तसादुम की जगह बनने जा रहा है, जिसमें जो कि अफगानिस्तान है। और यहां से कोई भी अपनी आराम से पसपाई ना मंजूर करेगा, ना दूसरे की एंट्री मंजूर करेगा, और सबके स्टेक्स हैं, कोई भी हार मानने को सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहां पर अगर हुकूमत कोलैप्स होती है, जैसे मैंने कहा ना, अशरफ गनी को कहा गया कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, ये नहीं कहा गया कि इसलिए ये कहा गया कि ब्लिंकन फार्मूला अप्लाई हो, ब्लिंकन फार्मूला तभी अप्लाई हो कि आप नीचे बैठ जाएं। तो और मशवरा देने वाले कौन है, उनके साथ जो 51 लोग गए थे, उसमें से आप समझ लें 46 के करीब लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं, हमें क्यों मरवा रहे हो यार, बैठो ना तुम तो आके, हम अपना काम आगे चलाएं, तुम जाओ यहाँ से निकल के अपने घर में जाके रहो, पेरिस में जहां पर भी तुम्हारा घर है। तो ज़ुल्फ़े खलील साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि यार ये शुरू हो दोबारा पीस प्रोसेस। ठीक है, आने वाले दिनों में मजीद इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गुलदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।